I'm a passive person, just a learner who wants to learn from your perspective, who just wants to be sitting, to be observing, and who is just trying to understand from your point of view. तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो रिस्पोंडेंट है या जो जो पार्टिसिपेंट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग की और उसके एक्सपीरियंसेस की, और जिस तरह वो चीज को समझ रहा है, उसकी कितनी वेटेज और उसकी कितनी वैल्यू और उसकी कितनी इम्पोर्टेंस। ठीक है जी। सो आगे एक पर्सपेक्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं जेस्टॉल्ट। जेस्टॉल्ट क्या है बेसिकली कि होलिज्म का कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने पढ़ा था ना, हमने कहा था जब हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के डिफरेंसेस पढ़े थे, जिसके अंदर हमने बात की थी कि हम होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं एज फार एज क्वालिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न, कि जब क्वांटिटेटिव के अंदर आप अपने जो क्वेश्चन है बनाते हैं, तो उसके अंदर आप बहुत सारे लिटरेचर सर्च करते हैं और उसके अंदर से गिनती के 14, 15, 20, 25 सवाल बनाते हैं। एज फार एज द क्वालिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न, आप 10, 12, 14 इंटरव्यू गाइड के अंदर सवाल बनाते हैं और उसके अंदर आप एक्सपेंड करते चले जाते हैं अपना जो इंटरव्यू गाइड होती है, क्वेश्चन के अंदर से सब क्वेश्चन एंड फर्दर क्वेश्चंस आप निकालते चले जाते हैं और आप अपना सोशो इकोलॉजिकल मॉडल जो है उसको जहन में रखते हुए आप अपने रिस्पोंडेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का लेवल है सोसाइटी के अंदर, आप उनके पर्सपेक्टिव्स को डिफरेंट लेवल्स पे अपने रिस्पोंडेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। आई होप एवरीवन इज विद मी। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं कोई नई बात कर रही हूँ? ये जो मैं बातें कर रही हूँ ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स होप कि एवरीवन Yes, ma'am. आई थैंक यू सो मच कि एक मेल ने तमाम मेल्स का की रिप्रेजेंटेशन, एंड आई अज्यूम ये शबीर आप थे। जी मैम, मैं। थैंक यू सो मच शबीर, यू आर माय सेवियर फॉर टुडे कि आप बोले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं सिर्फ लड़कियों को पढ़ाती हूँ, एंड थैंक यू, स्पेशली थैंक यू कि आप बोलते हैं तो मुझे को तसल्ली होती है कि कम से कम कोई मेल भी मुझे सुन रहा है और अंडरस्टैंड कर रहा है, बिकॉज इट इज ऑलवेज यू फ्रॉम ऑल द मेल्स जो बोलते हैं हमेशा और जो जो जवाब भी देते हैं। आई एम श्योर कि बाकी लोग भी सुन रहे होते हैं और शायद कुछ समझ भी रहे होते, लेकिन इट इज ऑलवेज यू, एंड आई थैंक यू वंस अगेन फॉर पार्टिसिपेटिंग and for replying and for reciprocating, which is I would again say it is for your own good. अगर आप बोलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, इट इज फॉर योर ओन गुड। ठीक है। सो अगर आप खामोश रहेंगे तो चीजें अनक्लियर रहेंगी, तो मुझे कुछ भी उससे नुकसान या फायदा नहीं। अल्लाह ना करे, आई वुड नॉट बी द, मुझे मतलब कभी भी मैं नहीं चाहूंगी कि आपको नुकसान हो किसी को भी। तो लॉस में आप हैं अगर आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे और नहीं मुझे बता रहे कि क्या चीज नहीं समझ आ। ठीक है। सो जेस्टॉल्ट का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, वो जो अभी हमने बात की कि जो क्वालिटेटिव रिसर्चर है उसका क्या अप्रोच है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है, दैट ही वांट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द रिस्पोंडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग। वो दुनिया को समझना चाहता है अपने रिस्पोंडेंट के पर्सपेक्टिव से, फ्रॉम हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू। और जेस्टॉल्ट का क्या कॉन्सेप्ट है कि जेस्टॉल्ट ये कहता है कि वो जो हमने बात की कि हॉलिस्टिक अप्रोच चाहता है, ये एक रिस्पोंडेंट को हॉलिस्टिकली एक्सप्लोर करना चाहता है, और वो ये चाहता है साइड बाय साइड कि वॉट एवर अपनी थिंकिंग है उसकी, जो वॉट एवर जो प्री कंसीव्ड आइडियाज उसके दिमाग में है, वो उसको डीकंस्ट्रक्ट कर दे। यानी उसने जो सोचा है, उसने जो लिटरेचर सर्च की है, उसके जहन में जो भी आइडियाज है उनको वो डीकंस्ट्रक्ट कर दे और वो एक हॉलिस्टिक एक नई दुनिया बनाए। वो जैसे अभी आपसे पीछे ये बात की है ना कि आई वांट टू लर्न फ्रॉम इन अ न्यूअर मैनर, whatever you are thinking, the way you have learned, the way you have understood this world. मैं एक होलिज्म, एक हॉलिस्टिक अप्रोच से इस दुनिया को अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीकंस्ट्रक्ट करके उसको तोड़ के एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ फ्रॉम उस पर्सपेक्टिव से जिससे आपने समझा। यानी ये आप जो है कौन है, ये रिस्पोंडेंट्स की वो बात कर रहा है। सो जेस्टॉल्ट क्या है, होलिज्म। और ये होलिज्म कहाँ से आएगा, ये हॉलिस्टिक अप्रोच कहाँ से आएगी, ये वो सीख रहा है जो कि रिस्पोंडेंट्स का पर्सपेक्टिव है। दिस इज व्हाट अ जेस्टॉल्ट। ये वही जो देखे
कि deconstruct your original views and reconstruct another view. ये जो another view reconstruct हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये उसके respondents का point of view, ठीक है? So different lens कहाँ से आ रहा है? वही है कि जो respondents का view, ठीक है? So openness आ रही है, more understanding है, different point of view है, openness है, जितने जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनका, जितने लोगों का जितना पर्सपेक्टिव है, हर एक की तरफ ओपननेस है, जितना पॉइंट ऑफ व्यू है, जितनी ओपिनियंस हैं, जितनी परसेप्शंस हैं, जितने पर्सपेक्टिव है, उन सबको वो एब्जॉर्ब कर रहा है और एक होलिज्म की अप्रोच, एक हॉलिस्टिक अप्रोच को लेके वो सबको लेकर और एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को अंडरस्टैंड करता है, होलिज्म की अप्रोच को वो अंडरस्टैंड करता है, अपने मीनिंग्स जो हैं जो खुद से पहले उसने अंडरस्टैंड किए थे, कोई भी चाहे वो कॉन्सेप्ट है जिसको वो अपने टॉपिक में एक्सप्लोर कर रहा है, उसको वो डिकंस्ट्रक्ट करता है. दिस इज व्हाट इज जेस्टॉल्ट एंड दिस इज व्हाट जिससे हम इस कॉन्सेप्ट से इसको शुरू कर रहे हैं. ये बेसिकली ये वही बात दोबारा से बताएगी. नाउ विद दिस थिंग, ठीक है, दिस वाज जस्ट अ कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बिफोर स्टार्टिंग द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, व्हिच इज द एक्चुअल टॉपिक व्हिच आर वी गोइंग टू बी डिस्कसिंग टुडे फॉर इन टुडेज लेक्चर. इट्स जस्ट वन कॉन्सेप्ट आई रियली वांटेड टू शेयर कि ये जेस्टॉल्ट क्या है, होलिज्म क्या है, or understanding the world from the perspective and from the point of view of the respondents as far as the qualitative research is concerned. ये कितना important है qualitative research के अंदर खास तौर पे, and वो qualitative research जिसके अंदर आपको ontological assumption and understanding and absorbing and वो incorporating those multiple realities of the respondent जहाँ पर होती हैं, वो रिसर्चेज और वो रिसर्चेज जिनके अंदर नहीं होती, उनकी क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है, ये हम बात कर रहे थे. ये इम्पोर्टेंट, हम इस चीज की इम्पोर्टेंस है, इसलिए हमने ये बात डिस्कस की. नाउ एंटरिंग द कम्युनिटी, वी विल स्टार्ट विद द टुडेज एक्चुअल लेक्चर जो जिसके ऊपर हम बात करेंगे. उस दिन हमने बात की थी कि एज फार एज क्वांटिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न, जब आप मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन की बात करते हैं तो प्योरली एक आपके जहन में आता है कि आप क्वेश्चनेयर्स हैं, ठीक है. क्वेश्चन डिफरेंट तरह के होते हैं. कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो वैलिडेटेड टूल्स होते हैं, जो कि आपके ऑथेंटिक वैलिडेटेड प्री डिफाइंड टूल्स हैं जो दुनिया के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं. बहुत से लोगों ने, बहुत से रिसर्चर्स ने मल्टीपल रिसर्चेस करके उनको वैलिडेट करके उसकी रिलायबिलिटी, उसकी वैलिडिटी को प्रूव करके और वो बना दिए गए हैं. एंड यू कैन अप्लाई दोज क्वेश्चनर्स as it is. अपनी रिसर्च के ऊपर आप उनको अप्लाई कर सकते हैं, ऑफ कोर्स विद स्मॉल पायलट टेस्ट अपने सिनेरियो के अंदर. कुछ ऐसे क्वेश्चनर्स होते हैं जिनके अंदर आप डिफरेंट रिसर्चेस पढ़ते हैं और आप उनमें से क्वेश्चंस निकालते हैं और आप वो क्वेश्चंस को क्वेश्चनर बनाते हैं. तो आप समटाइम्स कहते हैं कि हमने क्वेश्चनर को अडेप्ट किया, ठीक है. सो वहाँ पर आप, यहाँ पर जो एज फार एज क्वालिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न, यहाँ पर हम एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हम उसको क्वेश्चन नहीं कहते, यहाँ पर हम उसको इंटरव्यू गाइड कहते हैं, ठीक है. सो बिफोर गोइंग टू योर बिफोर टेकिंग दिस इंटरव्यू गाइड टू योर कम्युनिटी, आपको अपनी कम्युनिटी या अपने रिस्पोंडेंट्स या जिस फील्ड के अंदर आपने जाना है, जिस एरिया के अंदर जाना है, जिन रिस्पोंडेंट्स के पास आपने जाना है, you need to know the psyche of your respondents. वो कौन लोग हैं, उनका IQ क्या है, उनका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, उनकी परसेप्शंस क्या है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, कैसा सोचते हैं, कैसा उनका उठना बैठना कैसा है. एंड व्हाई डू यू थिंक ये आपकी जो कम्युनिटी है और ये जो चीज़ें हैं कि ये सारा आपको पता होना क्यों ज़रूरी है. व्हाई डू यू थिंक कि आपको जहाँ आपने जाना है कि वो कैसे लोग हैं, और आपको वहाँ पर जाके आप बिफोर गोइंग देयर, आप जिस कम्युनिटी में जा रहे हैं या जिन लोगों से आपने जाके मिलना है, आपको क्यों पता होना चाहिए. डज एनीबॉडी हैव एनी आइडिया कि आपने वहाँ जाना है. और अगर किसी से पूछ लें आप जाने से पहले वहाँ पर, या आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो, ऐसी जगह कि जहाँ का आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो, या आप थोड़ा सा होमवर्क करके जाते हैं कि जी कैसे लोग हैं, किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, या आप अचानक से कहीं नई जगह पे जाकर वहाँ रिसर्च शुरू करते हैं, डू यू थिंक देयर वुड बी एनी डिफरेंस? कोई फर्क होगा या इससे क्या फर्क पड़ेगा? बैठो.
जा रही हो आप? यस मैम। मामा मैम एक तो इससे ये होगा कि हमें अगर पता होगा हमारी कम्युनिटी, जैसे आप बता रही हैं कि स्टेटस कैसा है, उनका एजुकेशन लेवल, ईच एंड एवरीथिंग, अगर हमें पता होगी, हम पता करके जाएंगे, तो इससे हमें ये होगा कि हमें कोई फायदा होगा भी कि नहीं वहां जाके रिसर्च करने का। एक तो ये इसका बेनिफिट है, आई थिंक सो, कि मतलब एज अ रिसर्चर हमें होगा कि वहां जाके रिसर्च करने आइदर इट्स बेनिफिशियल और नॉट, या इट विल बी यूजलेस। ठीक है, अच्छा ठीक मैम है। इसके अलावा इफ वी आर डूइंग रिसर्च एट देयर लेवल, एक सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन, मैं शबीर बोलना चाह रहे थे। जी शबीर प्लीज आप बोलिए। जी मैम, एक तो ये कि जो बेसिक प्रीमाइज ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च ये है, जितना मुझे पता है वो ये कि आप चूंकि डीपर पर्सपेक्टिव्स, इनर पर्सपेक्टिव्स, फिनोमेना को ऑब्जर्वेशन की और इन सारी चीजों को कर रहे होते हैं जी, ये 2+2=4 की बात नहीं है कि उसने ये जवाब दे दिया। सो आपको उनके नॉर्म्स, उनकी प्रैक्टिसेस, उनके बिहेवियर्स, उनके वैल्यूज, ये सारी चीजों को देखना होता है। फॉर एग्जांपल इसमें जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी बड़ा हाथ होता है कि जी फॉर एग्जांपल व्हेन द रिस्पोंडेंट इज रिस्पोंडिंग टू योर क्वेश्चन, हाउ कॉन्फिडेंट शी और ही इज, जब वो जवाब दे रहा होता है वहाँ वो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको कैसे उस मुआशरे में या उस कम्युनिटी में कैसे लिया जाता है। आप कोई गलत क्वेश्चन पोज करते, फॉर एग्जांपल फीमेल की जब इंटरव्यूज करने जाते हैं तो जैसे वायलेंस के है तो इट इज डिफरेंट, जो कम्युनिटी कम्युनिटी वेरी करता है, तो उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है वहाँ के एनवायरनमेंट की सबसे पहले, उस कम्युनिटी के बारे में। ठीक है, ठीक है, गुड। एनीबॉडी एल्स? मैम और आपको ये भी पसंद है कि व्हाई ही रिस्पोंडेड दैट वे? अगर मैम उसने कोई आपको ये आपके इंटरव्यू गाइड में कोई आंसर किया है मैम क्वेश्चन, यू कैन इमीडिएटली, बिकॉज नोइंग हिज कॉन्सेप्चुअल फैक्टर्स, आपको आइडिया हो जाता है कि व्हाई इज ही रिस्पोंडिंग दिस वे। ठीक है, ठीक है। देखिए, कुछ हद तक आप लोगों ने कुछ हद तक आपने सही जवाब दिए। देखिए, जिस एरिया में आपने जाना है, जिस कम्युनिटी में आपने जाना है, अगर तो आपने कुछ रिसर्चेस कहीं पहले वहाँ हुई हैं, अभी आप वहाँ नहीं गए, आप फेस टू फेस उन लोगों के साथ नहीं बैठे, क्या उस जगह का क्लाइमेट है, क्या वेदर है, किस तरह की एजुकेशन स्टेटस है, क्या लोगों की परसेप्शन है, क्या वहाँ के मिथ्स है, क्या वहाँ मिसकंसेप्शन है, क्या वहाँ सुपरस्टिशंस है, लोग किस तरह बिहेव करते हैं, ओवरऑल उनका IQ लेवल क्या है, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई पुरानी वहाँ रिसर्चेज हुई है तो उससे आपकी वहाँ की जो उन रिसर्चेज की जो फाइंडिंग्स हैं, अगर आप उस तरह की कोई चीज पढ़ लेते हैं तो उन फाइंडिंग्स की जो फाइंडिंग्स हैं और जो उसके जो रिजल्ट्स हैं, अगर आप उनको पढ़ते हैं तो उनसे आपको बड़ा कुछ पता चल जाता है कि आपने अगर जाना है तो लोगों की जो परसेप्शन है, उनकी जो पर्सपेक्टिव है, आपको क्या वहाँ मिलेगा, किस तरह आपने बिहेव नहीं करना है, किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा, किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किन चीज़ों पे आपको पहले फोकस करना है, किन चीज़ों को आपको आखिर में लेकर आना है, क्या चीज़ें ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती हैं, क्या चीज़ ऐसी है कि जो उनके लिए प्रायोरिटी है, क्या चीज़ है कि जो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कि क्या चीज़ें हैं कि जो वो सुनना चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं जो वो सुनना नहीं चाहते। एंड देन एक और चीज़ देखिए, लेट मी जस्ट टेल यू कि अगर आप जाके वहाँ बैठते हैं, फॉर एग्जांपल तो आप जब आपने फॉर एग्जांपल आप व्हेन यू गो इन अ कम्युनिटी एंड बिफोर आपने जैसे जाके आप लेट मी जस्ट आस्क यू, चलो ठीक है, यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि हमें पहले पता होना चाहिए, जो मैंने आपसे बातें की कि हमें कैसे पता चल सकता है, डिफरेंट रिसर्चेस से पता चल सकता है, लोगों से पता चल सकता है और कि क्या वो सुनना चाहते हैं, क्या नहीं सुनना चाहते, क्या उनकी लाइक्स हैं, क्या, ताकि आप जब जाएं तो आप उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करें। अगर आपने अपना प्रॉपर अभी अपना इंटरव्यू नहीं शुरू किया, आप वहाँ गए ही हैं, अभी आप वहाँ उस कम्युनिटी में एंटर किए हैं, क्या ऐसी चीज होगी आपके एंटर होने के साथ जिससे आपका वहां पर आपका वेलकम, वो आपको वेलकम करेंगे, नहीं करेंगे, आपको वो कैसे आपकी प्रेजेंस को वो कैसा परसीव करते हैं, किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा क्या चीज होगी आपके अंदर या नहीं होगी।
सिंपल क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है, आई होप सबको अंडरस्टैंड सबने किया होगा। क्या आप उनकी कम्युनिटी से मैच कर रहे हैं? जैसे क्या चीज है? ड्रेसिंग मैम, आपकी ड्रेसिंग, एक्सेलेंट मैम लैंग्वेज हमारी आपका मैम क्या आर यू मैचिंग विद देयर कम्युनिटी? यस मरियम, एक्सेलेंट थे। जबान भी मुंह खोलने से भी पहले आप एक रूरल कम्युनिटी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, आप एक रूरल कम्युनिटी के अंदर जा रहे हैं, आप ड्रेस्ड अप है लाइक अ मॉडर्न इन अ मॉडर्न अटायर, ठीक है, आप रूरल कम्युनिटी में जाते हैं। देखिए इट्स अ ह्यूमन साइकी। लेट्स टॉक वेरी, आई वुड से लेट्स टॉक सेंस। आप एक रूरल कम्युनिटी में जाते हैं, आप एक एवरेज आई वुड से कि सोशो इकोनॉमिक एक उसमें कम्युनिटी में जा रहे हैं, सेटिंग में जा रहे हैं, एंड यू ड्रेस्ड अप इन अ वेरी मॉडर्न अटायर। आप जाकर वो लोग वहाँ चारपाई पे बैठे हैं, एंड यू गो एंड यू लुक अराउंड एंड यू लुकिंग फॉर अ चेयर, ठीक है, एंड यू आर होल्डिंग अ mineral water bottle in your hand. I mean, there is nothing wrong in holding a mineral water bottle in your hand. I'm not saying कि ये कोई गलत है या क्या है. I'm just आपको मैं ये चीजें सिर्फ बता रही हूँ कि इस चीज की कितनी एक वेटेज है as far as qualitative research is concerned, and this is how human behaviors people in मतलब हर चीज के साथ कितना मीनिंग अटैच्ड है, ठीक है. The way you're dressed up, अगर आप you're wearing a jeans, ठीक है, you're dressed up in a pair of jeans, वो वहाँ पर शलवार कमीज में है, या वो गांव के लोग हैं वो धोती में है, या वो मतलब वो सादा लोग हैं, वो गांव के लोग हैं, and how can you relate to them and how would they relate to you? They would be thinking कि जी ये तो यहाँ they're there for their own purpose, ये यहाँ थोड़ी देर के लिए आए हैं, they'll come here, they'll sit here, वो थोड़ा सा अपना टाइम जो भी इनका है ये गुजारेंगे, and they'll go, जब इनका काम होगा and they'll go, and who's going to remember us? इनको अपना काम है. I mean these are important things. और फिर then you'll sit and आप अंग्रेजी और आपकी language then is important, and then the way you start your conversation, ठीक है, स्ट्रेट अवे अपने मकसद पे कि जी मेरा नाम ये है और ये मेरी रिसर्च है, चले जी स्ट्रेट अवे आप मतलब बिजनेस के ऊपर आप आ जाते हैं बिफोर. इन चीजों की इम्पोर्टेंस है कि रेपो बिल्डिंग क्या है, आप किस तरीके से बात शुरू करते हैं, कि आप उनसे कोई दो चार बातें करते हैं, उनसे उनके जेंडर भी बहुत इम्पोर्टेंट है मैम. इफ इट्स स्टेटेड विद फीमेल्स, तो अगर कोई मेल बंदा जाता है तो ही वोंट बी इवन वेलकम विद इट. देखिए इसीलिए दे से कि अगर आइडियली तो इट इज वेरी गुड कि अगर आपने कोई ऐसी रिसर्च करनी है जिसके अंदर आप में से कोई मेल है जो रिसर्च करना चाह रहा है, एंड योर रिसर्च इज फोकस्ड ऑन फीमेल्स, तो यू हैव असिस्ट, आपकी कोई कोलीग के साथ जा सकती है, मेल जैसे कोई मेल रिसर्चर है और कोई फीमेल कोलीग जा सकती है. हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इधर MSPH के जिन बच्चों ने रिसर्चेस की, मेल जो हमारे बच्चे हैं मेल स्टूडेंट्स ने, तो उन्होंने अपनी बहनों को साथ ले लिया. और कुछ ऐसे बच्चे थे जो सवात और दीर के बच्चे थे. अब आप सोचिए, बुनीर का एक बच्चा था हमारा, मुझे भी उसका याद है, उसने बुनीर में रिसर्च की थी और उसने फैमिली प्लानिंग के ऊपर रिसर्च की थी. कैन यू बीट इट? उसने रिसर्च की और वो अपनी बहन को लेकर गया था, तो वो बाहर बैठता था, अक्रॉस द पर्दा के दूसरी तरफ बैठ के वो सवाल करता था, और उधर से बहन उसकी जो है वो जवाब उधर से पूछ के, तो वो उससे जवाब जो है वो लिखती थी और वो क्वेश्चन फिल करता हो. तो इस तरह भी होता है. तो उसमें ये है कि फॉर दैट अगर आपको इस तरह की कम्युनिटी में जाना है और आपको रिसर्च करनी है, तो देन यू नीड टू हैव अ गेट कीपर. आपको जी आफरीनिश, आप बेटा कुछ आप पूछना चाह रही हैं, कुछ बात करना चाह रही हैं, बोले जी. सुबह 9 बजे मैम बड़ा इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट टॉपिक चल रहा है. मैं NIH में जॉब करती हूँ और इसी से एक एग्जांपल याद आ गई थी कि अभी जो ताफ्तान बॉर्डर के ऊपर जब कोविड के लिए पेशेंट्स आना शुरू हुए थे, तो दैट वाज अ ह्यूज टास्क फॉर NIH टू मैनेज. एक बॉर्डर की सिचुएशन बड़ी सिक्योरिटी के हवाले से इट्स गेटिंग टफ. तो हमने फिर अपने स्टाफ में से लिटरली उन लोगों को चूज किया कि जो मतलब पठान लगते हैं, जो जिनकी शक्ल सूरत है वैसे, सो दैट दे कैन बी अ वेरी गुड पीपल टू मिंगल विद द कम्युनिटी. और वहाँ जाके मैम एक लिविंग एग्जांपल है, उनके ट्राइब था और ट्राइब ने लिटरली हमारे लैब टेक्नोलॉजिस्ट को बाहर उसके दरवाजे के बाहर खड़े हो गए थे कि हम तो इसको मारेंगे और यहाँ से भगाएंगे, ये हमें पता नहीं क्या करने आया और टेस्ट करने आया.
So हाँ. it got a very difficult situation, and I truly agree that whenever we go to the community, we have to align with the norms and customs at the ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर नहीं कर सकते. देखिए आपकी कम्युनिटी एक होमोजेनस ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, so you need to understand उनका जो पर्सपेक्टिव है. एंड आउट ऑफ द ब्लू वन फाइन डे आप सोचते हमने अपनी कम्युनिटी के साथ ये करना है, तो बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपकी कम्युनिटी में सारे पढ़े लिखे लोग नहीं है, रिमोट एरिया से हैं, डिफरेंट परसेप्शंस के साथ हैं, डिफरेंट आईक्यू के साथ हैं, डिफरेंट बिलीफ्स के साथ हैं. जब तक आप उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, आप उनको समझाएंगे नहीं ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ के लिए है, जब तक आप उनको उनकी ज़बान में नहीं समझाएंगे, उनमें से कोई रिप्रेजेंटेटिव को नहीं लेंगे, तो आप कैसे उनको अपना मैसेज कन्वे कर सकते. और आई टेल यू वन थिंग कि बिहेवियर्स को चेंज करना लोगों के, दैट इज द टफेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. इसीलिए जो क्यूरेटिव सर्विसेज हैं वो इतनी आगे निकल गई, और हमारी जो पब्लिक हेल्थ है और प्रिवेंटिव सर्विसेज हैं वो बहुत पीछे है. क्योंकि प्रिवेंटिव सर्विसेज क्या है, ये पब्लिक हेल्थ क्या है, ये बिहेवियर चेंज, और बिहेवियर चेंज टाइम लगाता है. आप मुझे बताएं ना, ये मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये हाथ धोना, ये क्या है, ये बिहेवियर चेंज है ना. अभी आप देखिए मास्क पहनना, अभी भी आप देखिए लोगों वो गोली खा लेते हैं, वो ये कर लेते हैं, लेकिन उनको अभी भी ये बस आई रियली डोंट नो कि उनके लिए वो फैंसी करते हैं, महंगे टेस्ट वो करवा लेंगे, उन चीज़ों को वो फैंसी करते हैं, हालांकि उसके ऊपर पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन उन चीज़ों को वो फैंसी करते हैं, उस पर पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, इस पे पैसे नहीं लग रहे. लेकिन इधर बिहेवियर चेंज करना मुश्किल है, क्योंकि ये सस्टेन करना है ना इसको, ये लंबे, तो कहते हैं ना कि जैसे आपको मोटिवेशन और ये जो बिहेवियर चेंज है, ये बार बार इसके लिए रिमाइंडर चाहिए. तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव एक बैकिंग अप चाहिए, बार बार रोजाना याद दहानी करानी कि ये करना है, ये करना है, ये करना. जैसे आपके साथ फर्स्ट सेमेस्टर में बात करते थे ना कि एक आपको क्यूज टू जो एक्शन है, रिमाइंडर्स आपके लिए जो कंटिन्यूस होने चाहिए, वो यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कंटिन्यूसली पीछे से कोई ना कोई, फिर ये आपको रोज पे ये रोज कर रहा है. तो इसी तरह हमें ये चाहिए, बिहेवियर चेंज के लिए लोग हमें चाहिए. तो कम्युनिटी के अंदर भी इसी तरह जो है, जब तक लोग नहीं होंगे आपकी डिफरेंट कम्युनिटीज के अंदर जो कि उनको उनकी लैंग्वेज में समझाएं, तब तक जो है लोग चेंज नहीं होंगे. और आप अपनी कम्युनिटी के अंदर रिसर्च भी नहीं कर सकते जहाँ जहाँ आप रिसर्च करना चाहते हैं. क्योंकि देखिए इवन चले छोड़ दें कि ये आप पठान्स की बात करते हैं, क्या आप फीमेल्स के अंदर रिसर्च नहीं कर सकते? थोड़े से रिमोट एरिया के अंदर चले जाएं, जब तक आप उधर से कोई रूरल की बात करें तो आप जब कोई लोकल जो लेडी हेल्थ वर्कर है उसको नहीं ले लेते, या आप फॉर एग्जांपल किसी ट्रांसजेंडर्स की लास्ट टाइम कई दफ़ा हमने बात की, उधर से कोई कम्युनिटी से आप कोई नहीं लेते, तो आप वहाँ रिसर्च नहीं कर सकते. आप दरवाजा तो कोई खोलता ही नहीं ना. कम्युनिटी रिसर्च अगर आपने करनी है तो जब तक किसी लोकल आप वहाँ के कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन को आप नहीं लेते, आप रिसर्च नहीं कर सकते. आपने किसी रूरल एरिया के अंदर अगर रिसर्च करनी है तो वहाँ से अगर आप कोई खवातीन में चले, फॉर एग्जांपल आपने रिसर्च करनी, वहाँ की जो कोई भी इन्फ्लुएंशियल, कोई चौधरी साहब है या कोई नाजिम है या कोई whosoever is the influential person, उनकी जो मिसेज है या उनकी जो वाइफ है, उस खातून को जब तक आप ऑन बोर्ड नहीं लेते, जो कन्विंस करती है बाकी तमाम खवातीन को, तब तक आप वहाँ रिसर्च नहीं कर सकते. तो यू हैव टू हैव अ गेट कीपर और अ की इन्फॉर्मेंट जो आपके साथ हो, तब आप वहाँ पर जाकर रिसर्च कर सकते हैं, तब ही आप उधर एंटर कर सकते हैं. और फिर जब आपने एंटर करना है तो उससे पहले वही जो मैंने अभी आपसे बात की कि आपका अटायर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपने किस तरह बिहेव करना है, आपकी लैंग्वेज, और आपने फिर किस तरह रेपो बिल्ड करनी है बिफोर कमिंग टू द स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट. कैसे रेपो बिल्ड होगी, कैसे बातचीत करेंगे, पहले पर्सनल इंटरेस्ट शो करेंगे उनके अंदर, उसके बाद आप अपना मेन पर्पस कि आप वहाँ एक्चुअली किस लिए आए हैं वो बात आप बाद में करें. ठीक है ना, ये सारी बात ये फिर आप बाद में करें. सॉरी जी. So with this we come to the methods of the data collection. एक्चुअली हमारे क्या क्या मेथड्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे. सबसे पहले जो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो है इंटरव्यूज, या चलो लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जर्वेशंस. हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे. ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट टाइप्स की हैं. कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो हम
बगैर बताए अपने रिस्पोंडेंट्स को करते हैं। कुछ हमारे स्टडी डिज़ाइन, खास तौर पे एक स्टडी डिज़ाइन है जिसके अंदर हम मेथड ऑफ चॉइस जो है हमारा ऑफ डेटा कलेक्शन वो ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम अपने रिस्पोंडेंट्स को बताए बगैर करते हैं, और कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं जो विद आफ्टर इन्फॉर्मिंग आवर रिस्पोंडेंट्स हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। डू यू थिंक देयर वुड बी एनी डिफरेंस कि व्हेन इफ वी इन्फॉर्म आवर रिस्पोंडेंट्स यस वी आर ऑब्जर्विंग यू, और हम अपने रिस्पोंडेंट्स को इन्फॉर्म ना करें, कोई डिफरेंस होगा? मैम वो कॉन्शियस हो जाते हैं। अच्छा, कॉन्शियस हो जाएंगे तो क्या होगा? मैम एक नेचुरल बात नहीं, फिर कभी हो सकता है दे गेट लिटिल रिलक्टेंट टू टेल द नेचुरल थिंग, कि उनको पता है आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा, कोई एग्जांपल कोई दे सकता है? जी आफरीनिश, आप बोले बेटे। जी मैम, अगर हम अपने रिस्पोंडेंट्स को उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते मैम, इसमें जो है ना वो जो कॉन्फिडेंस लेवल और जो हमारा क्योंकि इन दिस काइंड ऑफ रिसर्चेस इट इज द इंटरव्यूज और द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू आस्क, तो आई टोटली बिलीव के लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता, और जिसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू एट टाइम्स रीच द कोर यू कैन से द कोर फाइंडिंग, जिस चीज के ऊपर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं हम नहीं पहुंच पाते। लोगों में एक ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है, और दैट कैन बी डन बाय थ्रू द वेरी गुड फीडबैक. At times you have to your body language, your non-verbal communication, they help a lot when you are doing some kind of an interview or question session. ठीक है, अच्छा देखिए जी, ऑब्जर्वेशन आप किस सूरत में करना चाहते हैं? मेरे से अगर कोई पूछे तो मैं ये कहूंगी कि मैं ऑब्जर्वेशन उस सूरत में करना चाहूंगी, माय फर्स्ट आंसर वुड बी कि मैं ऑब्जर्वेशन अपने रिस्पोंडेंट्स की उस सूरत में करना चाहूंगी, प्लेन एंड सिंपल आंसर, जहां मुझे ये लगता है कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं अगर मैं उनको बताए बगैर ऑब्जर्व करूं, विच इज वी विल टॉक अबाउट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटे, एंड आई वुड रियली लाइक ऑल ऑफ यू कि आप इसे नोट डाउन करें, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि जो आपको लेक्चर के अंदर नहीं मिलेंगी। हम इसके ऊपर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, एंड एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज रिसर्च इज कंसर्न। आपको पता है बहुत बहुत अच्छी रिसर्चेज, बहुत टॉप लेवल की रिसर्चेज इसलिए उनको डिसअप्रूव कर दिया जाता है बिकॉज वो एथिकल कमेटी के अंदर वो उनको सेटिस्फाई नहीं करती एथिकल कमेटी को, ठीक है। तो एज फार एज द ऑब्जर्वेशन इज कंसर्न एज द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, यहाँ एथिक्स का बहुत बहुत ज़्यादा एथिकल कमेटी की तरफ से जो है ना ऑब्जेक्शन आती है कि जी आप हाउ कैन यू ऑब्जर्व योर रिस्पोंडेंट्स विदाउट टेलिंग देम, सो इट इज़ वेरी अनएथिकल। सो लेट मी गिव यू एन आंसर फॉर दिस कि जब आप मुझे कहते हैं कि जी हाउ कैन यू ऑब्जर्व योर रिस्पोंडेंट्स एंड इन व्हिच सिचुएशन वुड यू लाइक टू ऑब्जर्व योर रिस्पोंडेंट्स, ऐसी कोई प्रैक्टिस जिसके अंदर मुझे ये शक है कि अगर मैं अपने रिस्पोंडेंट्स को नहीं बताती, और प्रैक्टिसेस जो हैं देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसी कि अगर मैं अपने रिस्पोंडेंट्स को नहीं बता रही कि एक्चुअली क्या हो रहा है, और अगर मैं उनको बता के उनको ऑब्जर्व करती हूँ तो बहुत फर्क है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक हॉस्पिटल है जिसकी एक ओपीडी है, ठीक है। ओपीडी का रिसेप्शन है जिसके ऊपर एक रिसेप्शनिस्ट है जो पेशेंट्स को एक चिट देती है, जिसके बाद वो पेशेंट्स जो है वो डिफरेंट ओपीडीज के अंदर फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, ठीक है। और वो पेशेंट्स यानी एक कॉमन रिसेप्शन है जिसके ऊपर पेशेंट्स आते हैं, और कोई सर्जिकल ओपीडी में जा रहा है, कोई मेडिकल ओपीडी में जा रहा है, कोई ईएनटी में जा रहा है, कोई आई में जा रहा है, कोई गायनी में जा रहा है, कोई व्हाटएवर जहाँ पर भी उसमें जाना है। सो वो बहुत बड़ी एक एग्जांपल दे रही हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। वो एक ऐसी ओपीडी जिसमें बहुत रश होता है, सुबह से रश शुरू होता है, शाम तक रश रहता है, बेतहाशा पेशेंट्स आते हैं। ऑल्दो रिसेप्शनिस्ट की भी रोटेशनल बेसिस पे ड्यूटी चेंज होती है, लेकिन बहुत रश होता है, और रिसेप्शनिस्ट जो है वो एक मतलब इट्स अ chaos there and it's very difficult. So रिसेप्शनिस्ट जो है उसका बिहेवियर विद द पेशेंट्स, वो किस तरह डील कर रहा है या कर रही है, उसका क्या एटीट्यूड है, उसका जो बिहेवियर है पेशेंट्स के साथ, अगर मैं बगैर इन्फॉर्म किए, बगैर उसको बता
हो गया? स्लो आवर सिस्टम में समझ नहीं आ रहा। ठीक है, we make a checklist, हम एक चीजों की बना लेते हैं, and then we keep on noting down things, and then later on हम बाद में किसी दिन या उसी दिन हम फिर वही चीजों के उनको बता के and we know कि जी हम we are observing you as part of our research, where we will be sitting here and we'll be observing you, and then we see कि what is the how much is the discrepancy कि जब हम नहीं बताया था और अब हम बता रहे हैं तो कितना फर्क आ रहा है। Now comes the ethical point कि जी अगर हमने उनको नहीं बताया तो is it unethical कि हमने उनको बताया नहीं और हम उनको, जहाँ तक एथिक्स की बात है, एथिक्स वहाँ पर आती है जहाँ आप अपने रिस्पोंडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं जहाँ पर प्राइवेट प्लेसेस होती हैं। नाउ हॉस्पिटल की ओपीडी, रेस्टोरेंट्स जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे हॉस्पिटल्स जो हैं, these are public places, these are very very public places, जो ओपीडीज हैं, जो रिसेप्शंस हैं, जो पार्क्स हैं, जो होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो शॉप्स हैं, जो मार्केट्स हैं, these are all public places. So observing people, what मतलब for the sake of research, so उसका rationale क्या है कि you are collecting data for the betterment, for the greater good of the people. ठीक है, ये आपकी जो एथिक्स है उसके प्रिंसिपल्स हैं कि अगर आप कुछ लोगों के को देखकर उनके ऊपर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। और आप कोई प्राइवेट जगह के ऊपर डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे। प्राइवेट कौन सी जगह? हाँ, उनका घर, उनका कमरा, उनका बेडरूम, दैट इज अ प्राइवेट प्लेस। वहां पर अगर आप उनका डेटा कलेक्ट करते हैं उनकी परमिशन के बगैर, विदाउट देयर कंसेंट, तो वो जो है दैट इज हाईली अनएथिकल। एक हॉस्पिटल के अंदर, एक ओपीडी के अंदर, एक रिसेप्शन के अंदर अगर आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो दैट इज नॉट अनएथिकल। यू गॉट माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, for the greater good of greater number of people आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सो ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो उस सूरत में आप करते हैं कि जब देखिए ये जो कि यू वांट टू सी द डिस्क्रिपेंसीज कि एक्चुअली जब आपने कि लोगों ने कहा कि नहीं, जब आप उसे रिसेप्शनिस्ट से पूछेंगे, उसको कहे मतलब उसको वैसे आप उसको आपने कहा कि आपने खाली उससे पूछ लिया, अच्छा आपके कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स आते? जी 100 आते। कैसे बिहेव कर? मैं जी बहुत अच्छा बिहेव करती हूँ, मेरे तो माथे पे एक बल भी नहीं आता, बहुत प्यार से मैं तो ये। लेकिन जब आपने उसको बताया नहीं, एंड एक्चुअली विदाउट टेलिंग हर यू आर वाचिंग and what's the actual thing going on ground situation क्या, then you come to know कि actually situation है क्या, हो क्या रहा है। So discrepancy, what's actually happening on ground, और what मतलब जो वो कहता है या कहती है और असल में क्या हो रहा है, जब आपने इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज देखनी होती है तो फिर देन यू ऑब्जर्वेशन उस सूरत में इज द मेथड ऑफ चॉइस ऑफ डेटा कलेक्शन एज फार एज द क्वालिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न। नाउ ऑब्जर्वेशन के अंदर आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। अब डिफरेंट टाइप्स हैं ऑब्जर्वेशंस। एक टाइप जो है ऑब्जर्वेशन की वो है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। अब स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? अच्छा, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन ये है कि आपने फॉर एग्जांपल सोचा कि एज पार्ट ऑफ योर क्वालिटेटिव रिसर्च आपने आप बैठे किसी फॉर एग्जांपल किसी हॉस्पिटल की रिसेप्शन पे बैठे आप, और आपने पहले से एक चेक लिस्ट बनाई, एक प्री सेट आपके पास या प्री डिफाइंड आपने पॉइंट्स देख लिए कि ये पेशेंट जब इस रिसेप्शन के अंदर आएगा तो यहाँ रिसेप्शन के अंदर एंटर होने से लेकर और वहाँ से लेकर जब ये रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और वहाँ से लेकर फिर उसके बाद जब ये किसी ओपीडी के अंदर इसको रेफर किया जाता है और उस ओपीडी के अंदर जब वहाँ से निकलता है तो फिर ये
किसी लैब में जाता है, वहाँ से इन्वेस्टिगेशंस कराता है और उसके बाद ये फार्मेसी में जाता है और उसके बाद या तो ये दाखिल हो जाता है या फिर घर। तो आपने स्ट्रक्चर एक बनाया हुआ है पहले से कि आपने ये 1 2 3 4 5 6 चीजें आपने ऑब्जर्व करनी है, दैट्स इट। इसके अलावा आपने और कोई चीज ऑब्जर्व नहीं करनी। सो अगर आपको याद हो तो आपने जब आपने जो डिफरेंट अजम्पशंस और आपने पैराडाइम्स और आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स पढ़े थे तो उसमें आपने एक पॉजिटिविस्ट अप्रोच पढ़ी थी, जिसके अंदर आपने यही पढ़ा था कि वो जो आपकी सिस्टमैटिक अप्रोच थी, मेथोडिकल अप्रोच थी, आपको याद है? Yes, ma'am. Scientific methods. साइंटिफिक और रिडक्शनिस्टिक अप्रोच एक पढ़ी थी ना? Yes, ma'am. Yes, And they ma'am. were proved for qualitative. जी Yes, ma'am. क्वांटिटेटिव थे ना, कि उन्होंने कहा था कि आपके मेथोडिकल तरीका होना चाहिए और रिडक्शनिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए और Systematic procedure से ma'am. सिस्टमैटिक होना चाहिए। तो जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है ना यहाँ पर, जो मेथड है ऑब्जर्वेशन का कि 1 2 3 4 5 बस इन जगहों पे आपने ऑब्जर्व करना है, तो उसको ये पॉजिटिविस्ट अप्रोच जो है उसको बैकअप करती है, उसकी बैकिंग इस पॉजिटिविस्ट अप्रोच से आती है। समझ आ गई आपको? यानी कि इसको इस ऑब्जर्वेशन को करने वाले अपनी बैकिंग इस वाले जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहें या ये वर्ल्ड व्यू कहें या पैराडाइम कहें, अपनी बैकिंग इस अप्रोच से लेते हैं। यू गॉट माय पॉइंट एवरीवन? Yes, ma'am. अच्छा, ये हो गई स्ट्रक्चर्ड Yes, ऑब्जर्वेशन। हमने 1 2 3 4 5 10 या 9 जगहों की हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी है। इन कंट्रास्ट एक और रिसर्चर है या आप ही हैं, आपने कहा नहीं मैंने रिसेप्शन से लेकर और पेशेंट जब चला जाता है वहां तक नहीं, जब पेशेंट जो है वो मेन गेट से एंटर हो गया, अब वो पेशेंट जहां भी जाता है, जो भी उसकी फेट है, अंदर एंटर हुआ है, फिर गाड़ी पार्क की है या पैदल आया है या उसके बाद फिर वो रिसेप्शन पे आ रहा है, कैफेटेरिया जाता है, उसके बाद या फिर पहले वो रिसेप्शन के ऊपर आ रहा है, फिर ओपीडी के अंदर जा रहा है, उसके बाद वो डिफरेंट किसी स्पेशलिस्ट के पास जाता है, या फिर उसके बाद जो है वो फार्मेसी में जा रहा है, या फिर वो इन्वेस्टिगेशंस कराता है, या फिर वो जो है वो कहीं दाखिल हो जाता है, वॉट एवर लोगों से मिल रहा है बीच में, या कैफेटेरिया में जा रहा है, या वॉट एवर ही इज डूइंग, पार्क में थोड़ी देर बैठ जाता है, उसने पहले से कोई 1 2 3 4 नहीं बना। एक होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू वो जनरल ऑब्जर्वेशन कर रहा है ऑफ ऑल द प्लेसेस एंड ऑल द पीपल ही इज इंटरेक्टिंग विद इन ऑल द प्लेसेस ही इज विजिटिंग इन अ जो भी जिस सिनेरियो के अंदर भी वो रिस्पोंडेंट है। सो अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है इन अ होलिस्टिक मैनर। वो आप उसको उसके नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर जिस तरह भी वो इंटरप्रेट कर रहा है, उस एनवायरनमेंट को आप एक इंटरप्रेटिव अप्रोच लें। यहाँ पर आपने एक पॉजिटिविस्टिक अप्रोच ली थी, यानी कि आपने उसको रिड्यूस किया था 1 2 3 4 5 के अंदर। यहाँ पे आप इसकी एक इंटरप्रेटिव अप्रोच ले रहे हैं कि वो जिस तरह जहाँ वो जा रहा है उसको वो जिधर जिस तरह से इंटरप्रेट करता है। मैं यहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया, फिर इन लोगों से मिला, फिर मैं थोड़ी देर बैठ गया, फिर मैं कैफेटेरिया चला गया, फिर मैं दाखिल हो गया, या फिर मैं इतने दिन हॉस्पिटल में रहा, डॉक्टर्स के साथ ऐसे एटीट्यूड था, नर्सेस के साथ ऐसा था, वार्ड बॉय ये था, साथ वाले बेड पे ये था, इतने दिनों बाद मैं डिस्चार्ज हो गया। ये मेरी बात समझ आ रही है सबको? मैम। हॉस्पिटल की सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एक अप्रोच है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, यानी जो आपने ऑब्जर्वेशन की एक टाइप की स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है कि जिसके अंदर उसने पहले से सोचा हुआ कि मैं ये जो है इन जगहों के ऊपर ऑब्जर्वेशन। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो है वो एक इंटरप्रेटिव अप्रोच को लेते हुए कर रहा है कि जिसके अंदर उसने पहले से नहीं सोचा हुआ रिसर्चर ने कि मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया की वो जो चीज़ उसके जहन में आएगी, यानी रिसर्च जो रिस्पोंडेंट है उसको एक होलिस्टिकली उसको लेकर उसको ऑब्जर्व कर। ठीक है, दिस इज वन सब टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन एंड अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड किस चीज को उससे बैकिंग होती है, वो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है, और अनस्ट्रक्चर्ड क्या है, वो इंटरप्रेटिव अप्रोच है। ये एक टाइप है ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, ये मैंने आपको सारा यही वो जो मैंने आपके साथ बात की है, ये वही एक्सप्लेन हो रहा है। देयर इज एन अदर सब टाइप which is known as the participant observation and the other is known as the
नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई कि अगर आप किसी रिसेप्शन के ऊपर जाकर और वहाँ बैठ जाते हैं और विदाउट टेलिंग दैट रिसेप्शनिस्ट आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो ये आप जो है वो दूर से आप यू आर नॉट बिकमिंग द पार्ट ऑफ, दूर से बैठ के आप देख रहे हैं, ठीक है। आप आई वुड से कि आपका सेकंड हैंड नॉलेज है, आप दूर से बैठ के उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप नॉन पार्टिसिपेंट आपकी ऑब्जर्वेशन बस नोट कर रहे हैं उसको, और आप नॉन पार्टिसिपेंट। अगर आप ऐसे एक्ट करते हैं, यू वांट टू हैव अ फर्स्ट हैंड नॉलेज, तो यू बिकम वन ऑफ द पेशेंट्स, देयर वुड बी अ डिफरेंस वुडंट इट बी। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा जब आप उसका पेशेंट बन के, ये समझ आ रही मेरी बात की कि नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब हो गया कि आपने उधर से आमतौर पे, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन वन थिंग, कि जो ऑब्जर्वेशन की एक मेथड है ना डेटा कलेक्शन का, ये आमतौर पे जो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स होते हैं, जो एथनोग्राफी स्टडी डिज़ाइन है, मैंने आपसे पहले भी शुरू में जब स्टडी डिज़ाइंस को थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया था, 5 स्टडी डिज़ाइंस, तो मैंने आपको बताया था कि जब करते हैं एक्चुअली तो सबसे ज़्यादा टाइम जिस स्टडी डिज़ाइन के ऊपर लगाते हैं, जो जिनके पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं रिसर्चर्स के पास क्वालिटेटिव, तो एथनोग्राफी वो स्टडी डिज़ाइन है जिस पे लोग ईयर्स एंड ईयर्स लगाते हैं, क्योंकि वो एक जो कल्चर है उसको स्टडी करने के लिए थोड़े टाइम के अंदर भी एथनोग्राफी की जाती है। लेकिन अगर एक्चुअली किसी कल्चर को स्टडी करना है तो लोगों ने 2 साल की रिसर्च भी की है किसी कल्चर को स्टडी करने के लिए, तो दे बिकम पार्ट ऑफ दैट कल्चर। वो वहाँ रहते हैं, वो या तो नॉन पार्टिसिपेंट आउटसाइडर बन के वहाँ पर उसको ऑब्जर्व करते हैं, या वो दे बिकम पार्ट ऑफ दैट कल्चर, वो वहीं रहना शुरू कर देते हैं, वहीं कोई दुकान खरीद, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, वहाँ कोई दुकान खरीद लेंगे या वहाँ कोई बिजनेस शुरू कर लेंगे। आई टेल यू, हमारे कुछ I just don't want to give you I really want to give you an example, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको दूँ कि बहुत सारे I would say कि जो कंट्रीज़ के अंदर जो एजेंसीज होती हैं, सेंसिटिव एजेंसीज होती हैं, उनके अंदर उनके जो वर्कर्स होते हैं उनको डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भेजा जाता है, so they become the participant observation, they become part of their groups, beggars बन जाते हैं मैम, if they want to मतलब वो beggars के उनको ट्रेनिंग दी जाती है, how can you become a beggar? Actually, Mariam, I think you got what actually I want to actually I think you got what I मैं कहना चाह भी रही हूँ और नहीं भी कहना चाह रही। तो वो beggars बन जाते हैं, वो ये जो scavengers होते हैं, जो कूड़ा चुनने वाले होते हैं, वो बन जाते हैं, they become part of that because they have to observe each and every हर locality के अंदर। I tell you one thing कि जिस locality में presently I am residing, I can see here 4 से 5 ऐसे लोग हैं who are beggars, who are these ये हैं जो garbage pick करने वाले होते हैं, and I have all my doubts, and in fact I'm very very sure about कि these are the agents or whosoever, okay, they are there to keep an eye on all the activities going on in these areas. So ये observations जो होती हैं, they keep on, they go on for months and years. Those people become part of that communities, they live there day and night, they keep on observing. So ethnographic जो studies होती है ना, उनके अंदर ये या तो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है कि आप दूर से ऑब्जर्व कर लें, या यू बिकम पार्ट ऑफ दैट। असल जो ऑब्जर्वेशन है ना तब होती है कि व्हेन अ पर्सन बिकम्स पार्ट ऑफ दैट कल्चर, फिर आप इनसाइड अप्रोच जो होती है ना ऑफ दैट कल्चर आपको सही आती है, बिकॉज देन क्या होता है, व्हेन यू बिकम पार्ट ऑफ दैट कल्चर, तो फिर क्या होता है, फिर कैसे ऑब्जर्व आप कैसे व्हेन यू बिकम पार्ट ऑफ दैट कल्चर, व्हाट इज द डिफरेंस, कैसे आप ऑब्जर्व करते हैं? No, but because no one suspects you then. No one suspects you. Everyone says कि हमें इससे कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं. He is one of us or she is one of us. We don't have to hide anything. जो हम हैं हम क्यों इससे कुछ चीज़ हाइड करें? तो फिर वो अपनी हर चीज़ उसके सामने रख देते हैं। That person can वो हर चीज़ कलेक्ट कर सकता है, हर चीज़ ऑब्जर्व कर सकता है, हर चीज़ नोट डाउन कर सकता है उसको। ठीक है, ये चीज सबको समझ आई कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन। आपको लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप किसी फैक्ट्री के अंदर जाके कोई चीज ऑब्जर्व करना चाहते हैं,
कि फैक्ट्री, किसी भी फैक्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी ऑब्जर्व करना चाह रहा है, तो आप चले जाएं और आप जाके वहां से कोई चीज खरीद रहे हैं, या वहां आप जाके कोई जस्ट विजिटर और समथिंग, कोई आप आई वुड से कि एनी पर्सन, कोई रिपोर्टर और समथिंग, रिपोर्टर को तो खैर जाहिर बात है सब कुछ अच्छा है कि रिपोर्ट ही मिलेगी, लेकिन इफ फॉर द टाइम बीइंग, जैसे कहते हैं एडहॉक बेसिस के ऊपर यू बिकम एन एम्प्लॉई, तो वो ऑब्जर्वेशन जो होगी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग देयर, व्हाट आर एक्चुअली द फैक्ट्री प्रैक्टिसेस, वो जो आपको ऑब्जर्वेशन वहां से मिलेगी, वो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन तो आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर आप उस ओपीडी के अंदर बैठ के, उस रिसेप्शन के अंदर बैठ के आप वैसे बैठ के देख रहे हैं, आप किसी अटेंडेंट के तौर पर बैठ के देख रहे हैं कि कोई अटेंडेंट है तो वहां पर क्या हो रहा है, रिसेप्शनिस्ट जो है पेशेंट्स के साथ कैसे बिहेव कर रही है, और अगर आप खुद पेशेंट बन जाते और 2 बजे का टाइम है और आगे 200 पेशेंट या 150 पेशेंट की रश लगा हुआ है, तो रिसेप्शनिस्ट आपके साथ कैसे बिहेव करेगी, आपका फर्स्ट हैंड नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस उसके साथ, उसमें डिफरेंस उसमें डिफरेंस होगा कि नहीं, कि आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस व्हेन यू बिकम द एक्चुअल पार्टिसिपेंट और आप उधर बैठे हुए एज एन अटेंडेंट, तो क्या वुड देयर बी अ डिफरेंस और नॉट? यस मैम, बहुत डिफरेंस होगा। देयर वुड बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस, कि आपका फर्स्ट हैंड नॉलेज होना और फिर आपको वो चीज सही, वो एग्जैक्ट इन द लिटरल मीनिंग आपको समझ आएगी कि एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग देयर, ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन नॉन पार्टिसिपेंट। देन देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज नोन एज द कोवर्ट ऑब्जर्वेशन एंड ओवर्ट, वो जो अभी हमने बात की थी कि कुछ ऐसी चीजें कि कोवर्ट ऑब्जर्वेशन जो कि आप छुप के करते हैं और कुछ ऐसी चीज जो कि आप बता के करते हैं, वो कुछ ऐसी चीजें जैसे कि आप वही कि जो चीज आप बता के जैसे नहीं करना चाह रहे, कि आप चाह रहे हैं कि आपको पता चले कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, क्या आपको लगता है कि आपके बताने से एक्चुअली वो प्रैक्टिसेस जो हैं वो कंसील हो जाएंगी या वो ऑल्टर हो जाएंगी या वो मॉडिफाई हो जाएंगी, आप नहीं चाहते। किसी के जहन में कोई ऐसी एग्जांपल आती है? और जो मैंने आपको बताई, डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन चेंज हो सकता है, नर्स पेशेंट इंटरेक्शन चेंज हो सकता है, उसके अलावा और चीजें भी चेंज हो सकती है। एनी अदर एग्जांपल? हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस, हाँ, हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस चेंज हो, तो बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है मैम। जिस तरह से बेकरीज में फूड इंस्पेक्शन वगैरह होती है। जी बिल्कुल। अगर आप यू विजिट एनी किचन, जैसे कोई भी रेस्टोरेंट, उसका किचन अगर आपने विजिट करना, अगर आप बता के विजिट करेंगे तो ऑब्वियसली दे विल फॉलो ऑल द एसओपीज। तो अगर आप सडनली विजिट करेंगे देन यू विल कम टू नो कि एक्चुअली क्या है सूरत हाल। 100% एग्रीड, बिल्कुल। वेरी गुड एग्जांपल कि जब आप बता के करते हैं और सरप्राइज विजिट करते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो ये आपको फर्क नजर आएगा कि अगर आप नहीं, और उसमें यही है कि आप पहले एक चीज बगैर बताए करें एंड देन लेटर ऑन इन्फॉर्म देम और टेल देम, तो देन यू विल फाइंड द डिस्क्रिपेंसी एंड डिफरेंस, कि आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है। सो स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, कोवर्ट एंड ओवर्ट, एंड आपकी जो पार्टिसिपेटरी एंड नॉन पार्टिसिपेटरी, दीज आर द डिफरेंट टाइप। डायरेक्ट, अच्छा, फिर देन इज अ फोर्थ सब टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो क्या है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होती है और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होती है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि जो प्रैक्टिसेस आपके सामने, फॉर एग्जांपल के डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यही, इसी एग्जांपल से आपको बताऊंगी कि आपको पता चल गया कि अब एक्चुअली आप बैठे हुए, आपने देखा कि आज इस रिसेप्शन के ऊपर 200 मरीज आए, 250 मरीज आए, उसके अंदर से 300 जो थे, 100 जो थे वो सर्जरी के थे, 50 मेडिसिन के थे, 15-20 जो थे ENT के थे, और जो ये आपने देख लिया, ठीक है, आपने खुद देख लिया, ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थी। और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि वो ऐसी चीज़ है कि जो आपको शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं है, या फॉर सम रीज़न यू आर नॉट एबल टू सी इट डायरेक्टली, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स के साथ या रजिस्टर्स के साथ या किसी ऑन पेपर्स या इस तरह की कोई चीज़ है, उनमें आप रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। So that would be called an indirect observation. At times, there are certain situations in which it is not possible for you because of any reason, because of कि आपकी जो respondents हैं वहाँ पर ethical reasons की वजह से,
और बिकॉज ऑफ जो आपकी जो मैनेजमेंट है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बिकॉज कि वो अलाउ नहीं करते कि आप वहाँ जाएं और आप डेटा कलेक्ट करें, तो वो आपको कहते हैं कि जी यू कैन हैव एन एक्सेस टू द रजिस्टर्स और उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है या वो आप लेकर देख सकते हैं, वहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सिंस आपको पता है कि जो डेटा है एज फार एज क्वालिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न, तो आप यू हैव अ वाइड वैरायटी फॉर एज फार एज जो डेटा है। तो आप डेटा आप वहाँ से डॉक्यूमेंट से भी ले सकते हैं, मिनट ऑफ मीटिंग से भी ले सकते हैं, कोई डिजिटल आर्काइव से भी ले सकते हैं, ऑडियो विजुअल से भी ले सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग से भी ले सकते हैं, आप कोई पेपर पीस ऑफ जो न्यूज़पेपर है न्यूज़पेपर क्लिपिंग से भी ले सकते हैं, आप किसी भी चीज़, आप पीस ऑफ पोइट्री से भी ले सकते हैं, आप किसी नॉवल से भी ले सकते हैं, आप किसी चीज़ से भी ले सकते हैं। सो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है विच यू कैन सी, ठीक है, वो जो आपको अपने सामने कोई प्रैक्टिस होती हुई वो कहीं भी आप किसी हॉस्पिटल में देख रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में देख रहे हैं, किसी फैक्ट्री के अंदर देख रहे हैं, कोई रोड के ऊपर देख रहे हैं, वॉट एवर यू कैन सी विद योर ओन आईज, वो आपकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। और उसी ऑब्जर्वेशन की कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई रिकॉर्डिंग है, वो कोई भी चीज़ है, वो आपकी इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगी। डायरेक्ट आप अगर रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी तौर पे भी, देख के नोट डाउन कर सकते हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। लेकिन वही अगर कहीं रिकॉर्डिंग में किसी रजिस्टर के अंदर आपको मिलती है, तो वो जब आप अपने आपकी जो रिसर्च है उसका हिस्सा बनाते हैं, उसको आप इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। यहाँ तक एज फार एज द ऑब्जर्वेशन इज कंसर्न, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई गो टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन विच इज नोन एज द फील्ड नोट्स। जी जी, एनीवन? बेटे कितनी दफा कहा है खुदारा कुछ बोला करें, हाँ करें ना करें, कुछ कहे सही, खामोशी का मतलब जो है ना मेरे लिए मौत है। मैम क्लियर है, क्लियर है, बस ये कह दिया करें कि जो खामोश हो जाते हैं ना आप, ये मेरे लिए बहुत बहुत परेशानी का बायस है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है या तो आप सो गए या आप चले गए या कुछ नहीं समझ आया, कुछ कह दिया करें। ठीक हो गया? ऑल क्लियर? अच्छा, द ओनली मेल मेंबर वी हैड, इज ही गॉन टू? यस मैम, उनकी 4 बजे मीटिंग थी, इस वजह से वो चले गए। नाउ वी हैव द गर्ल्स क्लास। वेरी गुड, ठीक हो गया, चले ठीक हो गया। अच्छा जी, फील्ड नोट्स, मुझे लगता है बच्चों आप लोगों को एक्स्ट्रा नंबर मिलने चाहिए असूलन, जो बच्चे क्लास अटेंड करते हैं। मतलब क्या मैं इतना बुरा पढ़ाती हूँ? ये सारी क्लासों में ऐसे होता है बच्चों? नो मैम, एक सर्टेन टाइम के बाद जो जॉबियंस हैं वो अक्सर लेफ्ट कर देते हैं। नहीं तो ये बीच में से ये आर दे स्टिल ऑन देयर जॉब्स? They take the class while they're yes ma'am, most of them are working, तो that's why ma'am फारिग होते और जॉब से निकलते ऑफिस से फारिग होते मैम। चलो टाइम काफी लोगों को लग जाता है। बस हम ऐसे करते हैं ना कि ये फील्ड नोट्स को डिस्कस करते हैं और फील्ड नोट्स को करके फिर हम इसको लेक्चर को खत्म करेंगे। जो हमारा होगा ना इंटरव्यूज इंशाल्लाह और फोकल ग्रुप डिस्कशन जो है ना वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंटरव्यूज काफ़ी लंबा है, उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन होगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा लंबा भी है और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और वही आप लोग इंशाल्लाह अगर आप में से कोई करेगा मेरे साथ क्वालिटेटिव 4th सेमेस्टर के अंदर, तो वही आपके सबसे ज़्यादा काम भी आना है और उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन है। फील्ड नोट छोटा सा हम इसको करेंगे एंड वील फिनिश आवर क्लास विद फील्ड नोट। जी, फील्ड नोट्स क्या होता है कि जब आपने अपनी इंटरव्यू गाइड बनानी होती है तो फील्ड नोट्स क्या है कि आपने जो इंटरव्यू गाइड बनाई है विद द हेल्प ऑफ योर लिटरेचर सर्च, जो कि आपकी इंटरव्यू गाइड के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके 10 से 12 एट द मैक्स आपके 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपके मेन क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर आपका एक ग्रैंड टूर क्वेश्चन होता है और बाद में उसके बाकी आपके सब क्वेश्चंस होते हैं। ग्रैंड टूर ऑब्लिक आपका सेंट्रल क्वेश्चन होता है और बाकी आपके सारे सब क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है? सो व्हाट आर फील्ड नोट्स? फील्ड नोट्स बेसिकली क्या है, इसको इस तरह समझें कि आपके सामने ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है
नीचे कॉर्नर के ऊपर एक आप अपना जो इंटरव्यू गाइड बनाते हैं, बेसिकली एक पेपर के ऊपर आपने क्वेश्चंस लिखे होते हैं, इट्स लाइक अ डायरी, या आपने एक कॉपी है और उसके 2 पेज है, ठीक है। जो कॉपी का एक पेज होता है, आमतौर पे आइडियल तो ये है कि जब आप अपना डेटा कलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो आप 2 रिसर्चर्स हो व्हेन यू आर गोइंग फॉर डेटा कलेक्शन फॉर योर क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। तो जब आप डेटा कलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो आपके पास एक आपका या तो डिक्टाफोन होता है, या आपके पास व्हाटएवर रिकॉर्डिंग जो आप जिस चीज से कर रहे हैं, आप मोबाइल से करें, ऑलवेज हैव अ बैकअप, दैट इज सो इम्पोर्टेंट कि आपके पास आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसकी चार्जिंग कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास चार्जर पास होना चाहिए, आपने अपने मोबाइल को पहले से चेक किया हो कि उसकी रिकॉर्डिंग सही होती है कि नहीं। अगर मोबाइल एंड टाइम पे आपको प्रॉब्लम करता है, आपके पास रिकॉर्डिंग के लिए एक बैकअप मौजूद होना चाहिए। आपने कि अगर वो ना काम करे तो आपने एक टाइम पे एकदम से रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, ठीक है। ये चीज़ तो आपका रिकॉर्डिंग तो आपकी होगी, ठीक है। लेकिन आपने जब रिकॉर्डिंग लगानी है, जब उसे आप रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे तो आपने उसकी